हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग कंपाइलर डिज़ाइंस पढ़ रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कैसे हमारा एक कंपाइलर काम कर रहा है, मतलब क्या काम कर रहा है कि वो सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है, इंटरप्रेटर ने क्या करना होता है और प्री प्रोसेसर क्या हो रहा है, वो कैसे हैश इंक्लूड को हटा के वहाँ पे पूरी जो फाइल हमने मेंशन करी है वो लेके आ रहा है। फिर अगर हमने मैक्रोस का इस्तेमाल किया है तो उसको भी एक्सपेंड करता है प्री प्रोसेसर, तो वो सब हमने देखा था। तो अगर हम थोड़ा सा उस डायग्राम को रिवाइज करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा था कि हमारा सोर्स प्रोग्राम पहले प्री प्रोसेसर के थ्रू एक्सपेंड होता है, उसमें मॉडिफिकेशंस आते हैं, जो भी हम फाइल मेंशन करते हैं हैश इंक्लूड के उसमें वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। फिर जहाँ पे हमने मैक्रोज लिखे होते हैं वो भी कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, जहाँ पे भी मेंशन किया होता है हमने मैक्रो का नाम। उसके बाद वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको एक टारगेट असेंबली प्रोग्राम में बनाता है जो कि एक मशीन लेवल कोड होता है। फिर मशीन लेवल कोड असेंबलर के पास जाता है जो कि एक रीलोकेटेबल मशीन कोड में बनता है। उसके बाद लिंकर लोडर के थ्रू हम लोग बहुत सारी फाइल्स को लिंक करते हैं और लोड करते हैं। उसके बाद हमारा एक मशीन टारगेट कोड जनरेट होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम लोग दूसरा टॉपिक अपना शुरू करेंगे जो है द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कंपाइलर का, इसके ऊपर आज की चर्चा पूरी होने वाली है। Up to this point, we have treated a compiler as a single box that maps a source program into a semantically equivalent target program। तो अभी तक हमने कंपाइलर को एक सिंगल बक्से की तरह देखा है जिसमें हम एक तरफ से सोर्स प्रोग्राम डालते हैं, दूसरी तरफ से हमें टारगेट प्रोग्राम मिल जाता है। अगर हम इस बॉक्स को थोड़ा सा खोलें तो हमें यहाँ पे दो और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक होती है एनालिसिस और एक होती है सिंथेसिस। ठीक है, वही उसने आगे लिखा है, इफ़ वी ओपन अप दिस बॉक्स अ लिटिल we see that there are two parts to this mapping, analysis and synthesis. The analysis part break up the source program into constituent pieces and imposes a grammatical structure on them. तो एनालिसिस पार्ट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सोर्स प्रोग्राम को एक छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं और उस पर हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अप्लाई कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, it then uses this structure to create an intermediate representation of the source program. इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से हम एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं उस सोर्स प्रोग्राम का। इफ द एनालिसिस पार्ट डिटेक्ट्स दैट द सोर्स प्रोग्राम इज आइदर सिंटैक्टिकली इल फॉर्म्ड और सिमेंटिकली अनसाउंड, देन इट मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। अगर हमें यह पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है जिससे हम जो हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है जो हमें एनालिसिस पार्ट में मिला है उसमें सिंटैक्टिकली कोई भी गड़बड़ होती है या फिर सिमेंटिकली कोई भी गड़बड़ होती है, तो क्या होगा, एक हमारे पास इंफॉर्मेटिव मैसेज आ जाना चाहिए। सो द यूज़र कैन टेक करेक्टिव एक्शन, जिससे कि यूज़र जो उसको बदलाव लेके आने हैं कोड के अंदर वो लेके आ सकता है, जो भी उसको करेक्टिव मेजर अप्लाई करने हैं वो अप्लाई कर सकता है। द एनालिसिस पार्ट ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स प्रोग्राम एंड स्टोर इट इन अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड सिंबल टेबल। अंडरलाइन वाली बात है ये। तो क्या बोल रहा है, द एनालिसिस पार्ट ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स प्रोग्राम एंड स्टोर्स इट इन द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड सिंबल टेबल। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसने क्या बोला कि एनालिसिस पार्ट में हम लोग सारा डेटा कलेक्ट करते हैं सोर्स प्रोग्राम के, जो भी सोर्स प्रोग्राम से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है हम उसको कलेक्ट करके रखते हैं और स्टोर कर देते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं सिंबल टेबल। अब सिंबल टेबल क्या करता है ये हम आगे देखेंगे। विच इज पास्ड अलॉन्ग विद द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन टू द सिंथेसिस पार्ट, और ये सिंबल टेबल हम आगे पास कर देते हैं सिंथेसिस पार्ट के लिए। ठीक है, द सिंथेसिस पार्ट कंस्ट्रक्ट द डिजायर्ड टारगेट प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड द इंफॉर्मेशन इन द सिंबल टेबल। अब सिंथेसिस पार्ट क्या करता है, एक डिजायर टारगेट प्रोग्राम बनाता है, किससे, जो हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आई होती है उससे और सिंबल टेबल की मदद से। ठीक है, द एनालिसिस पार्ट इज ऑफन कॉल्ड द फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर, और यही एनालिसिस पार्ट हमारा क्या कहलाता है, फ्रंट एंड। ठीक है,
of the synthesis part construct the desired target program from intermediate representation and the information in that symbol table. तो हमें ये पता चला कि सिंथेसिस पार्ट एक हमारा टारगेट प्रोग्राम बनाता है किससे, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से और सिंबल टेबल की इंफॉर्मेशन से. जो एनालिस्ट पार्ट में हम लोग करते हैं उसको हम अक्सर क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर, और जो सिंथेसिस पार्ट को बोलते हैं हम लोग बैक एंड ऑफ द कंपाइलर. द analysis part is often called the front end of the compiler. The synthesis part is the back end of the compiler. If we examine the compilation process in more detail, we see that it operates as a sequence of phases, each of which transforms one representation of the source program to another. तो अगर हम compilation के process को अच्छी तरह डिटेल में एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि जो एक कंपाइलर है वो अलग अलग फेजेस में काम करता है. हर एक फेज में एक रिप्रेजेंटेशन को हम दूसरी रिप्रेजेंटेशन में बदलने की कोशिश करते हैं. ईच ऑफ विच ट्रांसफॉर्म्स वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम टू अनदर. तो एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरे रिप्रेजेंटेशन में बदलने की हमारी पूरी कोशिश रहती है. अ टिपिकल डिकम्पोजिशन of a compiler into phases is shown in figure 1.6. अभी हम देखेंगे. In practice, several phases may be grouped together. कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक से ज़्यादा phases को एक साथ ग्रुप भी कर देते हैं. And the intermediate representation between the group phases need not to be constructed explicitly. The symbol table, which stores the information about the entire source program, is used by all the phases of the program. तो इसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि the symbol table which stores the information about the source program is used by all the phases of the compiler. इसको कर दो यहाँ से डिलीट और इसको एक और बार कर दो सेलेक्ट. या ठीक है. तो हमारा जो सिंबल टेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन रखेगा सोर्स प्रोग्राम के पास और वो सारी फेजेस के साथ यूज़ होगी. ठीक है. जरा सा इसको हटा दें यहाँ से, इसको अंडरलाइन नहीं करना था. अब हम देखते हैं फिगर 1.6 जहाँ पे हमने फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में बात करी है. और मेनली 6 फेज होते हैं हमारे पास कंपाइलर में. अगर हम इधर देखें क्या होता है, सबसे पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालाइजर. ठीक है. लेक्सिकल एनालाइजर, जो भी हम इनपुट देते हैं वो लेक्सिकल एनालाइजर को देते हैं. उसके बाद वो टोकन्स क्रिएट करता है. टोकन्स क्या होते हैं आगे देखेंगे. वो टोकन की स्ट्रीम हमारे सिंटेक्स एनालाइजर के पास जाती है. वहाँ से हमें एक सिंटेक्स ट्री मिलती है. वो ट्री सिमेंटिक एनालाइजर के पास जाएगी और वहाँ से एक सिंटेक्स ट्री मिलती है. अब इन दोनों सिंटेक्स ट्री में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है, ये हमारी एक बेसिक सिंटेक्स ट्री रहती है और ये वाली ट्री हमारी एक एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री रहती है. ठीक है. ये एनोटेटेड ट्री हमारी जाती है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास और वहाँ से हमारे पास मिलता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. अभी हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और सिंबल टेबल की मदद से हमें क्या मिलता है, हमारा डिज़ायर टारगेट प्रोग्राम मिलता है. ठीक है. ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र के पास जाता है कि जो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उस पे उस वाले कोड ऑप्टिमाइज़र के पास जाएगा. वो थोड़ी इसमें ऑप्टिमाइजेशन करेगा. वहाँ से फिर से हम एक टारगेट कोड जनरेट करेंगे. वो फिर उस ऑप्टिमाइज़र के पास जाएगा जो मशीन डिपेंडेंट होता है. मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइज़र से फिर हमें एक मशीन कोड मिल जाएगा. ठीक है. हो सकता है अभी समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं है. और ये जो सिंबल टेबल है ये आपका लेक्सिकल एनालाइज़र भी यूज़ करेगा, सिंटेक्स एनालाइज़र भी यूज़ करेगा, सिमेंटिक भी यूज़ करेगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर भी यूज़ करेगा और ऑप्टिमाइज़र भी यूज़ करेगा. तो ये जो आपका सिंबल टेबल है ये सारे फेजेस के पास जाएगा. आ जाओ. Some compilers have a machine independent optimization phase between the front end and the back end. कुछ कंपाइलर के पास मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन फेस होती है
फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। तो ये जो हमारी, मैंने क्या बोला, 6 फेज होते हैं ना, लेकिन अगर हम इसको काउंट करें अभी तो ये 6 से ज़्यादा बैठेंगे। देखो 1 2 3 4 5, मशीन इंडिपेंडेंट तक 5 है, 6 और ये 7, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट वाला हमारा ऑप्शनल होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें ये रखना ही हो, ये हम हटा सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो वही उसने बोला, सम कंपाइलर्स हैव अ मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन फेज बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड. The purpose of this optimization phase is to perform transformation on the intermediate representation so that the backend can produce a better target program. ये बस हमारी एफिशिएंसी बोल लो या फिर एक अच्छा कोड बनाने की चाह बोल लो, उसलिए हम लोग मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं. The purpose of optimization phase is to perform transformation on the intermediate representation so that backend can produce a better target program that it would have otherwise produced from an unoptimized intermediate representation. Since optimization is optional, one or more of the two optimization phase shown in figure 1.6 may be missing. तो बोल रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन फेज एक हमारा ऑप्शनल फेज होता है, इसलिए हो सकता है कि वो मिसिंग हो. ठीक है, तो आज के में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी तक कंपाइलर का, कि कंपाइलर में हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं. स्ट्रक्चर क्या हो गया कंपाइलर का, कैरेक्टर स्ट्रीम होती है हमारे पास. कैरेक्टर क्या हो गए, A B C D, ये सारी स्ट्रीम जाती है लेक्सिकल एनालाइजर के पास, वो इसमें से टोकन जनरेट करता है. टोकन की भी एक वो होती है कि रूल्स होते हैं कि यही टोकन होगा, वो टोकन नहीं होगा. तो वो आगे हम देखेंगे कैसे टोकन होता है. उसके बाद वो टोकन सिंटेक्स एनालाइजर के पास जाते हैं, जिसकी वजह से एक हम सिंटेक्स ट्री बनाते हैं. वो ट्री सिमेंटिक एनालाइजर के पास जाती है, जिससे हम एक एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री बनाते हैं. एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री हमारी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास जाती है, जहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन मिलता है. वो रिप्रेजेंटेशन ऑप्टिमाइज़र के पास जाता है या फिर कोड जनरेटर के पास जाता है. ठीक है, और वो कोड जनरेटर आपका एक टारगेट मशीन कोड बना के देता है. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहे हैं और ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपको दोबारा ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है. इसमें से आप ये भी हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं. ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको ये फेजेस रखनी है. ठीक है, तो मेनली हमारी 6 इंपॉर्टेंट फेज होती हैं, लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, एक ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेटर. ठीक है, तो यही 6 हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं कंपाइलर के, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर से एनालिसिस से शुरू करेंगे. हम वहाँ पे देखेंगे क्या होता है लेक्सिकल एनालिसिस. उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सिमेंटिक एनालिसिस के बारे में. ठीक है, सिंटेक्स एनालिसिस के बारे में. तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में लेक्सिकल एनालिसिस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे. थैंक यू. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि कंपाइलर डिज़ाइन शुरू हो चुका है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए. बाय बाय.